मुझे इस तकनीकी शिविर से जो कुछ भी मिला है मैं इसको अंत में बताऊंगा कि इस तकनीकी शिविर से हमको क्या मिला है। थोड़ा मैं अपने जीवन पर प्रकाश डालता हूँ कि इन जो व्यवस्थाएं हैं जो आज तक के दर्शन से वो मुझे कैसे परेशान करते थे, उन पर थोड़ा मैं अवलोकन करूँगा। क्योंकि मेरी पढ़ने की बहुत अच्छी थी और मैं शायद कुछ विषयों का मैं कीड़ा था, जो आज भी मेरा बेस उस हायर सेकेंडरी लेवल पे जो मिडिल छोटा होता है, मैं आगे के शब्दों को नहीं जानता हूँ। और हमारी एक आदत थी कभी भी किसी के बेस पे जाने की। मेरी याददाश्त उतनी नहीं थी, लेकिन समझ शुरू से ही शायद ये प्रकृति की अपनी कल्पना थी मेरी अंदर। तो मैं किसी भी बेस को, चाहे गणित में जाऊँ, मैंने जीरो से सर्कल तक की जो यात्रा की उसके मैंने बेस को टटोला और बेस को टटोल करके ही देखा। और उसी से समझ में आया कि जो आज साइंस किसी भी ग्रह पे ले जा रहे हैं, किस ढंग से उसमें हमारे फिजिक्स का जो कैलकुलेशन है वो कैसे तैयार हो रहा है। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वो जो बेस कंप्लीट था उससे मेरे को पता चलती है। इसी तरीके जब दर्शन में जाता हूँ तो ये दर्शन मुझे जो बोल रहे हैं, जितने भी आज तक के दर्शन हैं, जब ये बोलते हैं कि आप हमारी सामाजिक व्यवस्था की जो धारणा है किसी एक व्यक्ति की जिससे वो दर्शन निकला है, वो चाहे बुद्ध हो, चाहे नबी हो, चाहे यीशु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जब हम उनके दर्शन पे जाते हैं और उनके बेस को टटोलने की कोशिश करते हैं कि हम उनके बेस को टटोलें, तो बेस में हमको कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी जो उनका ज्ञान जो है, जब बेस का ही हमको ज्ञान प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो हमने कभी किसी दर्शन को पढ़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं ये ओरिजिनल से कह रहा हूँ। सिर्फ एक बार शिव पुराण मैंने ज्ञान की दृष्टिकोण से पढ़ा, उसमें मेरे को कुछ नहीं मिला। एक बार विष्णु पुराण पढ़ा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर मैंने एक बार ऐसा मेरे को समय का आयोग आया कि मैंने रक्षा कवच पढ़ा, पंच तत्वों में शक्ति कवच। और जब शक्ति कवच पढ़ा तो मेरे पैर में लेके और मेरे सिर तक एक झुंझुनाहट हुई। ये क्या है? जो मैं क्रियाएं कुछ करता था आध्यात्मिक, जैसे गण क्रिया है या और अन्य जो क्रियाएं हैं जो बाल्बों को मेंटेन करके के तीनों बाल्बों की मेंटेन करने की क्रियाएं हैं, ये मैं शुरू से करता था। कुछ मेडिटेशन, यहाँ पर तब मेरी निगाह गई कि नारी और नारायण ये क्या हैं। मैंने अपने शरीर के ही अंदर देखा। फिर मैं फैक्ट्री में इसका अवलोकन किया कि फैक्ट्री में एलिवेटर है, हमारे यहाँ एलिवेट होता है। फैक्ट्री में भी ये चीज़ है जो हमारे अंदर भी प्रोसेस हो रही है। डस्ट कलेक्टर हमारा भी है। अब हम वहाँ जब नेरो डस्ट कलेक्टर का नाम सुने फैक्ट्री में, तो नेरो डस्ट कलेक्टर की जो प्रक्रिया होती है किस ढंग की होती है, जब हम अपने जीवन में देखे न्यूरोलॉजी सिस्टम को, तो वो सिस्टम ढंग का पाया। तो हमको ये ऐसा लगा कि जैसा प्रकृति ने हमको जितना अंदर दिया है वो सब बाहर हमको दिख रहा है, और ये हमारे अंदर से ही कोई ज्ञान निकला है। पर एक ज्ञान मिला कहाँ से है? हमारा इस पर गया। अगर हमारे अंदर से ज्ञान मिला है तो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ क्यों दी है भगवान ने, प्रकृति ने? स्वाभाविक है कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अर्थ ही नहीं था। तो जब प्रेमजीत जी सर शिक्षण के शिविर में इसका ज्ञान दे रहे थे, वहाँ से मैंने इसको पूछा भी था प्रश्न। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ज्ञान का डाटा आपको बाहर से ही मिलेगा, अंदर से कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेरे को बेस, वो आधार मेरे को एक अच्छा लगा। इसके बाद हमारा जो जीवन है, मैं पढ़ना चाहता था, इस व्यवस्थाओं ने हमको तंग किया और हम पढ़ नहीं पाए जो मैं करना चाहता था। आखिरकार हम रीवा ITI में एडमिशन नहीं लिए थे, अपने घरेलू ITI में, वहाँ पहले लेना पड़ता था। हम तंग हो गए, मायूस होकर लौट रहे थे। एक ऐसा रिश्ता संबंध मिल गया। कुछ इंस्ट्रक्टर थे एक ऐसी ITI में जहाँ वहाँ पर कोई जाता नहीं था, और उससे उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया। मैं ITI तकनीकी प्रशिक्षण में चला गया, जो मेरी रुचि ही नहीं थी। आखिरकार अंत में उस तकनीकी प्रशिक्षण का भी मेरे को कोई जाम्यांतर नहीं मिला। हम एक सीमेंट इंडस्ट्रीज में गए, उन्होंने एक दूसरा हमको प्रशिक्षण दिलवा दिया अपने दूसरी इंडस्ट्रीज में, और हम ऑपरेटर की पोस्ट में आ गए। इन व्यवस्थाओं से हमने गया, कार्डी में भी गया। कार्डी की सर्विस छोड़ा इसलिए कि उस समय कार्डी समाज से बहुत दूर थी। हम कह रहे अगर मैं अपना वर्तमान जीवन तो ठीक कर लूँगा, मेरा फिर भविष्य तो अंधकार में है। और थोड़ा सा सीमेंट की पेमेंट भी ज़्यादा थी, वो भी शिक्षक में लगा। 1 नंबर की बेटिंग थी, वहाँ की पेमेंट 169 थी। फिर भी मैंने कहा क्योंकि वैल्यू तो हम तो अर्थ नहीं, हमारे पास नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। इसके बाद रेलवे में गया, रेलवे में यार्ड में कटनी में गया, सिलेक्शन हो गया।
सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ का जो सिचुएशन उस समय का देखा वो मेरे को भविष्य के लायक नहीं दिखा, और पेमेंट भी बहुत कम थी रेलवे की, सीमेंट इंडस्ट्रीज से। इसके बाद मेरा एक सिस्टम लगा डायरेक्ट कंपनी के थ्रू सऊदी अरबिया के लिए, और 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, और ये कोई ठेकेदारी से नहीं, डायरेक्ट कंपनी थ्रू पेमेंट था। उन्होंने हमको कोई कुछ नहीं करना था, हमने 32 फ़ोटो मांगे थे, उनको दे दिए थे। पर बाद में ये आया कि जब हम जाने की नौबत आई तो हम ये देखे कि हमारा एक छोटा बालक हो गया, उसकी परवरिश कौन करेगा? हम तो चले जाएंगे, हम तो अपने अर्थ में, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या होगा? हमको मुद्रा तो बहुत भंडार मिल जाएगा। तो हम वहाँ भी नहीं गए, उसको छोड़ दिए। यानी मतलब जब अरुचि के काम में भी गए, अरुचि के काम में भी मेरे को अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही थी 10 गुना, तब भी हम नहीं जा पाए। ये क्या मजबूरियाँ हैं इन व्यवस्थाओं की। तो ऐसे व्यवस्थाएं हमको मतलब प्रदान की। फिर और दूसरी चीज़, मेरे को जहाँ मैं काम करता था, मैं पारिवारिक से मेरी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करता था, न समाज से मैं प्रभावित था। जहाँ मैं काम करता था और बुद्धिजीवियों के वर्ग में जाता था, उस समय वहाँ के बुद्धिजीवी उनसे जब मैं करता था तो मेरे वैल्यू की, और मैं तो डायरेक्ट वैल्यू बता देता मेरी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय उनको ऐसा लगता था कि इनकी वैल्यू की मेरी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक फुट पे मेरे को कहीं ना कहीं वो सम्मान दिए हैं। बैक फुट से मेरे को बहुत सम्मान मिला है, और वो सम्मान मेरे को प्रभावित किया कि मेरे को कभी इंडस्ट्रीज में मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वो कभी कोई भी बड़ा मैनेजर हो मेरे को पटेल शब्द करके ही पुकार किया है, वो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट लेवल का हो। कभी मेरे को अगर कोई गलती भी हो गई है तो उनको ये एनालाइज हुआ है कि ये व्यक्ति जो है जानबूझ के नहीं किया, इससे कोई न कोई लापरवाही हुई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला। इस चीज़ से जानते हैं कि उन्होंने हमारा बैक फुट में उनके लिए कोई न कोई असर था हमारी विचारधाराओं का, भले ही वो सामने से मेरी वैल्यू के लिए वो ना रहा हो, हम वैल्यू बनाना भी नहीं चाहते थे। और ये ऐसा होता था, इससे परीक्षण हुआ कि वो जो बोलते थे, जैसे बच्चे को बोले इंग्लिश मीडियम में ना ले जाओ, आप नहीं जानते हो, मैं नहीं मानता था इसको। वो बोलते थे आप MBBS की तरफ ना ले जाओ, आप नहीं करवा पाओगे, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है। मैंने उनकी बात नहीं मानी, शायद इससे वो प्रभावित होके मतलब हमको एक वैल्यूएशन की दृष्टिकोण से ना देखते रहे हों, लेकिन आखिरकार हम भी संकल्प कर लिए थे, इसलिए विचारधारा हमारे में नहीं मिली और हम एकला ही चलते गए, किसी की बात को नहीं माने। क्योंकि हमारे जो डाटाबेस था, वो डाटाबेस का बेस उन्होंने नहीं दे पाए कि हम किसी से प्रभावित हो जाएं, और प्रभावित होने के चक्कर में हम लड़के को MBBS मिल गए, सक्सेस भी हुई। इस बीच में हमारे साथी का ब्रेन हैमरेज हो गया, हमको कभी साथ नहीं मिला, उसमें भी जीवन साथी से भी और समाज से भी तंग थे, जहाँ रहते थे उनसे प्रॉब्लम था, तो उनका तो पूरा मतलब हम बोल देते थे कि भाई एक बीमार महिला के लिए मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि अगर झूठ बोलता मैं अपनी वैल्यू को बनाने की कोशिश करता तो मैं खुद लस्त होता, तो मैं लस्त नहीं होना चाहता था, ये मुझे पता थी। और मैं उस समय से जब ये जाना तो मैं किसी से कोई अगर कुछ बोल रहा है तो मैं कुछ बेचारे शून्य कर देता था, उससे कोई बात ही नहीं करता था। कुछ आदतें मेरे अंदर हैं, जैसे तेज़ बोलने की, फास्ट चलने की, क्योंकि मैंने जीवन में इतने संघर्ष रहे कि चाहे वो खाना खाने के लिए मैं फिर 2 मिनट में खाना खाना, और चाहे चलने की रफ्तार हो, चाहे जिस भी हो, हमारा बहुत फास्ट प्रोसेस था। अगर हम उस फास्ट प्रोसेस से नहीं गुजरते तो हम 16-16 घंटे ड्यूटी करके और 4-6-10 लड़के जो मिसेस की सुरक्षा में लिए थे, हम उनको टीचिंग करना, मैं बड़े मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे डेली सो पाता था। इन परिस्थितियों से गुजरते हुए हम एक सफल ज़िंदगी बना पाए, और हमारी पेमेंट भी 1996 के बाद वहीं की वहीं रह गई जहाँ थे हम। क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने IC जो गवर्नमेंट बॉडी थी वो टोटल बेच दी, टोटल प्राइवेटी आ गया। तो 1996 में तो हम सबसे टॉप थे, लेकिन 2009 तक आते आते हम काली से 10 गुना नीचे हो गए, अन्य से जो हमसे कम थे। और ये मुझे अब चूँकि हम अंतर्यामी तो नहीं थे कि हम उस समय जिस समय शिक्षक की थी हम चले जाते, जो था उस समय अच्छा था और मेरी ज़िंदगी इस ढंग से कटी। फिर मैं जब फेसबुक में गया, हो सकता है मेरी विचारधारा को फेसबुक में लाइक करे, क्योंकि मैं पारिवारिक विचारधारा से मैं फेल हो चुका था। हो सकता है सामाजिक विचारधारा मुझे अच्छी लगे। फेसबुक में गया और फेसबुक में मेरे को बड़ा सम्मान मिला,
मेरे लेखों को, मेरे विचारों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। मतलब पूरे भारत से भी, कोई एक जगह से नहीं। जो बुद्धिमान थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो चाहे ब्राह्मण वर्ग का हो, चाहे अदर वर्ग का हो, मेरे को बहुत बेइज्जत दिए। और कभी भी मतलब दद्दा या बड़े ब्रदर की हैसियत से उन्होंने देखा। फिर मैं अर्जकों को और सवर्णों के निगेटिविटी से इतना तंग आ चुका था कुछ बातों को लेके कि उससे निगेटिविटी से तंग आके मैं फेसबुक छोड़ने का निर्णय कर लिया कि मैं आध्यात्मिक आदमी था, मैं घर में एकांत में रह के अपना विश्राम करूंगा। इस समाज से पूरा विचारधारा जैसे अभी कटी ही थी, टोटल काट दूंगा। यहाँ सोशल मीडिया से भी वर्मा जी ने हमें साइड दिया, क्योंकि इस अरसा से मैं विशेषज्ञ ज्ञाता तो नहीं था, पर इस अर्थशास्त्र का बेस मुझे पता था, और बेस से हमको पता था तो हम इस अर्थशास्त्र से अपनी पेमेंट का 10 गुना पैसा कमाता था। और मुझे विचित्र लगता था, तो मैं कहा कि अब पैसा विचित्र है, जैसा है मेरे को तो काम करना है। पर अपनी ज़िंदगी को वहीं से एक आदेश निकला कि तुम एक शांत ज़िंदगी जियो। किसे अगर शोषण तो है तो शोषण है, तो हम अपने अयासी के लिए उसको ना उपयोग करें, और हमें जितनी उपयोगिता है हम उसको निकाल लें, और एक अपनी सिंपल ज़िंदगी। तो मैंने अपने जीवन में मतलब इवन फ्रिज तक नहीं लिया, बिल्कुल सिंपल ढंग से अपनी ज़िंदगी चली। इसके बाद जब मैं इसमें आया, रिटायरमेंट के बाद आया, तब मैंने फ्रिज भी लिया, सारी व्यवस्थाएं भी किया। आज मैं करोड़ों की संपत्ति का घर अपने इस स्थिति से बना चुका हूँ, बच्चों का भविष्य बना चुका हूँ। इसके साथ मिसेज के साथ जो लय आया, उन बच्चों का भी भविष्य बना चुका हूँ। इसके बाद जब जैसे मैंने वो अर्थशास्त्र का अवलोकन किया तो मेरी तो चकाचौंध हो गई। मैं कहा तो बहुत अच्छा है। मैं एक खोजी व्यक्तित्व नहीं था, खोज नहीं पाता था, वहाँ तक मैं नहीं जा पा रहा था, विचित्र तो लगता था, पर क्या करें। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ा मेरी तो अकल खुल गई। मैं कहा तो बहुत बढ़िया है, और जब बढ़िया है तो कोई भी व्यवस्था का आधार तो अर्थव्यवस्था है, पर दार्शनिक होना जरूरी है। तो वहाँ पर नंबर दिया था सर का, मैंने नंबर घुमाया और सर से 15 मिनट बात किया। चूँकि मेरे को 2006 में मांडुक्य उपनिषद ने मेरे को प्रभावित किया था, जो 12 श्लोकों का था, लेकिन उसका इतना क्लिष्ट था कि मैं पूरा सर्वेक्षण नहीं कर पाया। लेकिन 10% जो सर्वेक्षण किया वो मेरे को पता चल गई। और इसके बाद जब सर से बात किया तो उसी मांडुक्य उपनिषद का इन्होंने रेफरेंस किया है, और जो उसका मेरा जो अंतःचतुष्टीकरण में जो डिस्टर्बेंस था मन को लेके, वो भी मेरा संयुक्त हुआ। और इसके बाद मैंने जीव दर्शन का प्रशिक्षण दिया, अवलोकन किया, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा पूरा। चूँकि अब मांडुक्य उपनिषद मेरे सरल भाषा में था, अच्छे से लगा। और इसके बाद मैंने जो शिक्षण की जो शिविर ली सर ने, वो शिक्षा देने की, उस शिविर को मेंटेन किया। उस शिविर से मेरे को इन चारों अवस्थाओं के बारे में अच्छा लगा। और अभी जो हम इस प्रशिक्षण शिविर में आए, यानी तकनीकी शिविर में, जो हमको तकनीकी रूप से दी गई कि ये जो शब्दों की वर्णमाला है जीवन दर्शन के लिए, उस वर्णमाला के बारे में जो ज्ञान दिया सर ने कि जीवन दार्शनिक के लिए जो जितने वर्णमाला है उन वर्णमालों को हम कैसे पिरो रहे हैं, अगर वो अंतर्सात कर ले तो जीवन दार्शनिक हो जाता है। फिर दूसरा होता है शब्दों का डाटा कितना हमारे पास है, वो काम आता है। और इस शिविर से हमने ये जाना समझा कि सर के पास जो भाषा का जितना डाटा है, पहले तो मैं जानता था कि भाषा विज्ञानी हैं, लेकिन इस तकनीकी शिविर से मेरे को स्पष्ट हो गया कि इस तकनीकी शिविर से मेरे को ये स्पष्ट हो गया कि सर के अंदर न बिल्कुल ये भाषा विज्ञान के जितने भी क्षेत्र के हैं वो सारे डाटा मौजूद हैं उन शब्दों के, और इसलिए कोई पार नहीं पा रहा है। जब कोई मतलब तर्क से पार नहीं पाता है, गुस्सा करता है, तो मैंने ये तकनीकी स्तर पे अब कन्फर्म कर पाया हूँ। उस समय भाषा विज्ञानी उसमें लिखा था, मैं भाषा विज्ञान लिखता था, लेकिन भाषा विज्ञानी का तकनीकी प्रशिक्षण मेरे को इस तकनीकी प्रशिक्षण से पता चला कि सर में वास्तव में वो चीज़ है जो भाषा के सारे शब्दों का डाटा पेश है, और वर्णों की वर्णमाला तो है ही है जीवन दार्शनिक के लिए। और ये दोनों चीज़ें जो हैं कितना अंतरंग है, मतलब एक सर्कल में सोचने के लिए, एक दूरदृष्टि में सोचने के लिए जो चाहिए मेरे को, वो सर के साथ पूरा मतलब पेश है कि मतलब एक सर्कुलर वृत्ति में वो चारों तरफ घूम घूम करके और एक बहुत दूरदृष्टि से सोच रहे हैं। क्योंकि ये तो मेरे को पहले भी था कि दर्शन यही होता है जो दूरदृष्टि की समझ होती है,
वो चाहे घर के परिवार का मुखिया अपनी व्यवस्था बनवाए, चाहे सामाजिक व्यवस्था बने, बिना दर्शन के कोई भी व्यवस्था आ नहीं सकती है। तो मेरे को इस दर्शन से जो ये मिला, जो वर्णमाला को मैंने वहाँ पढ़ा था शिक्षण में, अवलोकन में, और यहाँ तो हमको तकनीकी रूप से प्रशिक्षण मिला, उस वर्णमाला को हमने समझा। चूँकि हमारा उतना ज्ञान नहीं है तो हमें शब्दों के डाटा अभी उतने नहीं है हमारे पास, इसलिए हम उसका व्याख्यान कभी कभी भटक जाते हैं। जैसे आज ही कुछ 2 शब्दों में भटक गए, प्रभाव और उत्प्रेरणा, उसको भी सर से हम कंप्लीट करेंगे कि वर्णमाला के अंदर क्यों नहीं है, हमारी समझ क्या है। और जो लोग बताए तो अभी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैडम वर्षा मैन ने जो बताया वो मेरे संतुष्ट हूँ उससे, पर जो भाषा विज्ञानी हैं उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूँगा उन शब्दों के लिए। तो ये इस दर्शन शिविर से जो हमको तकनीकी प्रशिक्षण मिला, वो दर्शन लोगों को जो है वर्णमाला अगर पिरो लें और शब्दों का डाटा उनके पास जितना भी है, अगर नए लड़के हैं तो डाटा कलेक्ट करें, जिनकी एज हो चुकी है वो डाटा तो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर अपने तल पे इस जीवन दर्शन, संपूर्ण जीवन दर्शन की संपूर्णता क्या है उसको समझें कि अभी एक लोक दर्शन है, कोई संप्रदाय दर्शन नहीं है, यानी कोई बटा हुआ दर्शन नहीं है, जो सर्वधर्मों की सांप्रदायिकता है, विश्व वासुदेव कुटुंबकम की, जो सभी धर्म और सभी करते हैं। इस दर्शन को मैं बताया कि ये लोक दर्शन है, और इसमें पूरी धरा के 18 आबादी तो है ही है, सत्य अन्य जीव यानी पूरी चेतना जगत जो एक कुशी से लेके और मानव की अंतिम यात्रा तक प्रकृति की सारे लोगों की इसमें दर्शन में ये समाहित हैं। यहाँ तक कि हमारे जो प्रकृति के संसाधन हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, प्रकृति का मतलब हरियाली जो नष्ट होती जा रही है, या जो जल स्तर हमारा संतुलन हो रहा है, सारे की सारी व्यवस्थाएं ये दर्शन जो है हमको अवलोकित करा रहा है। क्योंकि दर्शन के अंदर अगर इतनी सब चीज़ें समाहित हो रही हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी व्यवस्था कैसे हो। वो अर्थशास्त्र जो मैंने पढ़ा, वो अर्थशास्त्र एक नेचुरल, मैं उसको मानता हूँ कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो जीवन जहाँ से चला था अकेला अज्ञानता में, हम आज उसी सर्कल में जाके हमारा सर्कल पूरा हो रहा है, और हम इस बार अज्ञानता में नहीं, एक ज्ञान के रूप में वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। पहले हमने अज्ञानता से प्रवेश किया, किसी का मतलब कोई गलती नहीं थी, न किसी व्यवस्थापक की, न किसी दार्शनिक की। जब जितना ज्ञान का बंडल रहा उसने अपनी समझ से अपनी चीज़ व्यवस्थित की, और ये उसी के कारण आज हम सुखों की तरफ बढ़ते हुए, और आज हम यहाँ तक की यात्रा मानव की पूरी हुई है। एक कदम और है विश्व की धरा की, जो ये लोक दर्शन पूरा कर रहा है। तो हम तो लोगों को बोलते हैं कि जब सब धर्म की सांप्रदायिकता ही है और आपकी सारी थीम पूरी हो रही हैं, जो थीम पहले से चली आ रही है, सत्य प्रेम नैतिकता की प्रवचन उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है, या जो अभी समता तुलक समानतावादी बंधुत्व भाईचारा के बीच में जो थीम आई वो भी पूर्ति नहीं हो रही है, पर कारण पे कभी कोई गया नहीं। ये क्यों नहीं हो रही है? तो मैंने ये जो वर्णमाला सर ने दी है, इस वर्णमाला से पता चल रही है कि क्यों नहीं गई है। उसका कारण पता चल रहा है कि जब तक हम निष्ठापूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम उसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है, और यही समझिए लोक दर्शन में है। इस लोक दर्शन जो आया है संपूर्ण जीवन दर्शन की संपूर्णता है कि हर एक धारणा अपनी ही धारणा से प्रवेश करे, अपनी ही निष्ठापूर्वक प्रवेश करे, और निष्ठा के साथ रहते हुए वो आत्मनिर्भर हो। यानी इवन मतलब पति या पुत्र एक छोटा सा है, वो भी माता पिता पर निर्भर ना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो। पति पत्नी पर निर्भर ना हो, पत्नी पति पर निर्भर ना हो, वो भी सभी आत्मनिर्भर हों। ये हमें संपूर्ण लोक दर्शन का जीवन है, ये जीवन दर्शन बता रहा है कि हम उसमें, और जब हमारी निष्ठा से स्वतंत्र हो जाएगी, निष्ठा मतलब एक धारणा, तो धारणा हमारी जब स्वतंत्र हो जाएगी कि हमें क्या, किस प्रकार का ज्ञान की हमें धारणा है, किस प्रकार के कर्म की, किस प्रकार के भोग की, अगर सारी धारणाओं से हम स्वतंत्र हैं, निर्वहन कर रहे हैं, और यही लोक दर्शन बता रहा है, तो अब किसी दर्शन को, या कोई सांप्रदायिक दर्शन हो या व्यक्तिगत हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी स्वीकारता भी है तो आपको इस दर्शन में आने से जाना चाहिए। दर्शन में आइए,
व्यवस्था को समझिए कि कैसे दर्शन से इतने लोगों की व्यवस्था हो रही है। उस अर्थशास्त्र में जाइए, चूँकि दूसरा आधार है, अर्थशास्त्र है। तो मैंने एक लेख लिखा था कि अब किसी भी कॉन्सेप्ट को, हमारे अंदर आंतरिक संरचना सुखमय है, जैसे संपूर्ण जीवन दर्शन हमारा बता रहा है, ये प्रकृति प्रदत्त है, इनबिल्ट है। पहले मैं इस सुख को ये देता था कि सत्य को, कि धर्म ही सत्य है, ये तो जानता था, ये मूल है, हमारा आधार है, धर्म ही सत्य है। पर धर्म की जिस ढंग से व्याख्या की गई वो विचित्र लगता था, कैसे आधार हो सकता है। जब मैं आया तो ये देखा कि संपूर्ण जीवन दर्शन वो चीज़ मेरे आधार को बता रहा कि आधार है वास्तव में। ये गलत ढंग से पेश किया गया धारणा क्या है, उस धारणा को हमने जाना कि मतलब हमारी कैसी धारणा होनी चाहिए, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसलिए मैं सत्य को कभी ये जांच नहीं पाया कि आखिर इस समष्टि का सत्य क्या है। हमारे अंदर ये उपज नहीं हुई, पर ये था कि इस समष्टि का सत्य क्या है। ये क्वेश्चन मुझे बार बार उठता था, लोगों से पूछता था। तो मैं कहा कि अगर ये सत्य बता रहे हो तो हमारे लिए तो सत्य है नहीं। तब जब मैं इसमें लोक दर्शन में आया तो मुझे लगा कि मतलब वास्तव में जो सत्य है वो एक सुख भाव ऐसा है, प्रकृति प्रदत्त। हम उसको क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि संपूर्ण जीवन दर्शन से मैंने सीखा है, उससे इतना मिला कि वास्तव में सुख इनबिल्ड है, प्रकृति प्रदत्त। क्यों इनबिल्ड है? तो जब मैंने देखा कि हम मानसिक तल पे, व्यक्तिगत तल पे, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या चेतनात्मक हर तल पे हम सुखी होना चाहते हैं। अब जब हम इस समष्टि में जाते हैं तो हर एक पारिवारिक श्रमजीवी या मतलब मानसिक श्रमजीवी या भावनात्मक श्रमजीवी और चेतनात्मक सभी सुखी होना चाहते हैं। सब एक दूसरे के लिए सुख की कल्पना ही कर रहे हैं। इसलिए सुख जो है प्रकृति प्रदत्त हमारे डीएनए से मिल रहा है। पशु पक्षियों को भी, सभी को एक चीज़ हमें ये मालूम थी कि सबसे पहले कि मानव इस से अलग क्यों है अन्य जीवों से। तो ये देखा कि हमारी प्राकृतिक बोली जो है अलग अलग है और मानव इसमें भी करोड़ों प्राकृतिक बोलियों को समेटते हुए और जैसे जैसे भाषा ज्ञान सरलीकरण होता गया, अपनी आज 1000 भाषाओं में दुनिया में खड़ा हो चुका है। अब संपूर्ण समाधान व्यवस्था उसको एक भाषा की तरफ ले जा रही है, एक भाषित कर रही है। और कितना हमारा बुद्धिकरण विकसित होगा कि जब हमें एक भाषा से हमारी 8 अरब आबादी में हमारी विचारधारा गूंजेगी तो हमारा बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा होगा। जो लोग ये बोलते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, ये सब बंद हो जाएगा, उन लोगों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि जब हमारी 8 अरब आबादी में इससे मतलब हमारी विचारधारा फैलेगी, हमारा बुद्धि का स्तर किस स्तर से जंप करेगा। और जो हमें इसकी शिक्षा जिस ढंग से ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था जिस तरह से हमको शिक्षा दे रही है कि उसमें अभी संपूर्ण जीवन दर्शन भी उसके आधुनिक, तो जो हमको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा का स्तर, क्योंकि शिक्षा के स्तर से हमारा पूरा जो अंतःकरण है पूरा विकसित होता है, तो कितना जंपिंग लेगा विकसित में, उन लोगों को मैं संकेत देना चाहता हूँ। और अंतःकरण हमारा बौद्धिक स्तर अगर इतना उच्च हो जाए, छलांग लग जाए, तो हम तो और दूसरी चीज़ों में तो प्रतिस्पर्धा हम ये सोचे कि ये है क्या। पहले लोग बोलते हैं पहले और ज़्यादा दुखी थे, अभी दुखी हैं। तो हमने ये देखा कि उस समय ये अवलोकन किया यही दर्शन के बाद, तो हमने ये देखा कि पहले तो दुखमय कालखंड था, आज हम सुखमय कालखंड है। तो ये तो यहाँ पर है। तो सुखमय कालखंड के आधार पे हमको इतने देखना है कि हमारी आर्थिक संरचना कैसी होनी चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक संरचना ये नया अर्थशास्त्र कंप्लीट देता है। तो हम लोगों को ये भी आगाह करना चाहते हैं कि संपूर्ण समाधान वैश्विक व्यवस्था का भी अवलोकन करें और सभी की चाहत है कि सभी ये समष्टि सुखमय जीवित, और ये ब्रह्म की प्रकृति की इच्छा भी थी। इस इच्छा से ब्रह्म अपनी प्रकृति को इस संसार को विस्तार करने में दिया, और जो प्रकृति का विस्तार हो रहा है वो विस्तार भी यही कह रहा है कि सुख के आधार पे ही उसने विस्तार किया है। तो आप सभी इस समष्टि को, अगर प्रकृति को आप मानते हो, उस ईश्वर को मानते हो जो प्रकृति रूपी ईश्वर है, जो इस समष्टि का मालिक है, इस समष्टि का प्रधान है, आप उसके लिए जिसको आप किसी भी रूप में मानते हो कि मेरा कोई ईश्वर है, मेरा कोई वो है, कम से कम उसके लिए तो आप कर सकते हैं। कम से कम आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, चाहे अम्बेडकर की हो, चाहे बुद्ध की हो, चाहे राम की हो, कम से कम उनके थीम की पूर्ति के लिए तो इस व्यवस्था में आ जाइए। आपको उनकी थीम की पूर्ति चाहिए या उनकी फ़ोटो चेप करके और उनकी पूजा करना है? आप किसके लिए कर रहे हो? उनकी थीम की पूर्ति हो जाए
तो सारी थीमों की पूर्ति तो हो रही है। तो आप इस संपूर्ण जीवन दर्शन से अपने आत्म विकास को, जिसको संपूर्ण जीवन दर्शन सभी नहीं समझेंगे, वो प्रकृति पदार्थ चेतनात्मक स्तर के प्राणी ही समझ पाएंगे। क्योंकि अभी से 8 हमारे देश में जितनी भी संख्या है उसमें 10-20 हज़ार ऐसे लोग तो होंगे जिनकी समझ होगी। उन लोगों को मैं आंगित करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो समझदार हैं, जिनकी समझ अच्छी है, चेतनात्मक स्तर के हैं, कुछ कोई कॉन्सेप्ट बनाए हैं, वो आएँ और अपनी अपनी आर्थिक संरचना को सामने रखें, इस संपूर्ण जीवन दर्शन को समझें कि कैसे लोक दर्शन है, कैसे इसमें संपूर्णता है। इस लोक दर्शन को समझते हुए और प्रकृति के जो आप ईश्वर मालिक मानते हो सुख की तरफ अगर हमको गति कर रहा है, तो उसकी प्रधानता को भी, उसकी थीम को भी पूरा कीजिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था से, और आप इसको जन जन तक फैला के और उस गांव के लेवल तक ले जाइए और उनको बताइए कि तुम्हारे सुख के लिए क्या चाहिए, क्या ऐसे चाहिए, क्या तुम्हें ये सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। वो तो उतना ही बता पाएंगे, क्योंकि उनके लिए न तो अर्थशास्त्र ज्ञान है, अर्थशास्त्र तो समझेंगे नहीं, कोई भाषा समझेंगे नहीं। पर इतना तो ज़रूर है कि यहाँ तक चेतन में जो अचेतन अवस्था प्राणों पर वृक्ष की है, जिसको नीड ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है, वो अपनी नीड। पक्षियों का है तो भोग करना चाहते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान कर्म नहीं है, और मानव में ज्ञान कर्म भोग भी है, तीनों प्रक्रियाएं हैं। और इसीलिए मानव जो है केंद्र में आके, तो आप केंद्र में हो, अगर ये आप मानते हो 10-20 हज़ार लोग हम केंद्र में हैं, तो आपको फिर इस व्यवस्था का अवलोकन करके और संपूर्ण इस चेतना जगत के लिए जो प्रकृति ने एक हमको आदेश दिया कि सुख के आधार पर गति करें, तो आप आएँ, अपने अपने कॉन्सेप्ट को रखें। और आर्थिक संरचना ही अब चेक करनी है कि आपके आज के कॉन्सेप्ट की क्या आर्थिक संरचना है, वो कैसे पूर्ति करेगी, कैसे सबको सुखमय करेगी। आप ये हमको बताओ, बस ये ना बताओ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा भी कॉन्सेप्ट है, व्यवस्था कुछ नहीं होती है, व्यवस्था तो सिर्फ एक दर्शन से निकलती है और आधार अर्थशास्त्र होता है। तो हमको 2 चीज़ें मिली हुई हैं, प्रकृति आंतरिक संरचना हमारी सुखमय है, बाहर जो हमको सुख के संसाधन दिख रहे हैं, हमने भोजन से सैकड़ों वैरायटियाँ प्राप्त करते हुए हम रोबोटिक जीवन को देख चुके हैं, हमारे चारों तरफ है। अब आप ये बताओ कि इसकी पूर्ति सबको बराबर ढंग से कैसे हो, हमको वो आर्थिक संरचना आप बता दो। बस मैंने इस तकनीकी प्रशिक्षण से मैंने यही सीखा। और मेन बात जो सीखी कि सर के आज राज क्या था कि जो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। सर ने एक बार बताया था कि एक हमारे चित्त में हम पहले से ही भांप लेते हैं, लेकिन वो कैसे भांप लेते हैं ये कारण नहीं पता चला था, क्योंकि इस तकनीकी शिविर में ये कारण पता चला कि वास्तविक भाषा विज्ञानी हैं वो, उनके अंदर इतने शब्दों के कलेक्शन हैं कि एक भाषा विज्ञान का अलग से निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने इस जो वर्णमाला का जो तकनीकी प्रशिक्षण सीखा, उसमें संपूर्ण जीवन दर्शन में पढ़ा था, मैं यही भर पढ़ा था। हमें संपूर्ण समाधान व्यवस्था नहीं अवलोकन कर पाया, क्योंकि इस व्यवस्था को, इस दर्शन को मेरे को लोगों तक ले जाना था। तो मैं बायोलॉजिकल का भी साल भर प्रशिक्षण लिया। नितिन सर हैं जो सबसे बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब में, और उनसे मैंने बायोलॉजिकल कुछ फिजिकल का बेस जानना चाहा, क्योंकि वो शब्द तो हमें नहीं हैं, याद नहीं हैं कि पीनियल ग्रंथ क्या है, मैं भूल जाता हूँ शब्दों को। लेकिन हम बताए कि हमारा आदत थी कि मैं बेस को कंप्लीट कर लूँ। कल कोई ऐसा जो ज्ञानी पर व्यक्ति फाइट करेगा तो हमको उसको कम से कम बेस से तो हम फाइट कर पाएंगे। हमारे पास समस्या आएगी तो हमने इधर किया, इसलिए संपूर्ण समाधान। लेकिन संपूर्ण समाधान चूँकि संपूर्ण जीवन दर्शन मेरा व्यक्तिगत रूप से अच्छा हुआ, तो हमको समझने में कोई देर नहीं लगी, क्योंकि हमने अर्थशास्त्र को समझ लिया, संपूर्ण जीवन दर्शन को समझ लिया, व्यवस्था अपने आप समझी हुई है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इतने मैं कहना चाहूँगा कि इस तकनीकी प्रशिक्षण से मेरे को बहुत अच्छा मिला, और जो व्यवस्था अभी यहाँ की गई वो व्यवस्था मेरे को अच्छी पसंद आई। उस व्यवस्था में जो भी व्यक्तिगत किसी पर लोड ना जाए, उसके लिए आर्थिक मदद जो भी करनी है सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी है वो करना चाहिए, जो कि ऐसे शिविर बहुत स्थानों पे लगेंगे। हम तो कहते हैं कि ज़िले ज़िले में लगें, और अभी चूँकि ये व्यक्तिगत खर्च से ही होगा, अगर किसी के पास है कुछ तो व्यक्तिगत खर्च से वो करे, लोग वहाँ जाएंगे, कुछ न कुछ मदद करेंगे। तो इस ढंग से इस शिविर को, चाहे मतलब ये जीवन दर्शन का शिविर हो और चाहे इस व्यवस्था का शिविर हो, इस शिविर को लगना चाहिए। और 2027 तक, जैसा मुझे पूर्ण उम्मीद हो गई है, जब 2020 में हम यहाँ पर मिले थे एक मंच पर,
उस समय हम इतनी कल्पना नहीं किए थे। और आज मेरी मतलब कल्पना ये है कि मतलब ये व्यवस्था जो है अब बहुत गति से आगे बढ़ रही है। जो आज मैंने वो किया हूँ, तो लोग आएँ और इस व्यवस्था को रखें और अपने जितने भी भूतकालिक व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्तित्व, चाहे वो परमेश्वर समझते हों, चाहे जो भी कुछ समझते हों, उनकी थीम की पूर्ति करें, प्रकृति की थीम की पूर्ति करें और संपूर्ण जीवन दर्शन को समझ के और संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लागू करके देश में और इसे वैश्विक सामाजिक व्यवस्था बनाएं कि एक भाषा, एक व्यवस्था, एक संस्कृति, एक परंपरा हो। मानव की भी अन्य जीवों अन्य जैसे जीव चल ही रहे हैं, हम प्राकृतिक नेचुरल ढंग से चलें, हम मजबूर ना हो अपने अप्राकृतिक होने के लिए। बस इसमें मेरा इतना कहना था कि इस तकनीकी शिविर से मेरे को इतना एक अवलोकन मिला है।